नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी एक मासूम सा पौधा भाग 5। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे समय गुजरने लगे प्रेमलता पर क्रिकेट की दीवानगी इस कदर चढ़ गई कि कॉलेज से सीधा क्रिकेट की मैदान में पहुंच जाती है। प्रेमलता के साथ साथ उसके बहुत से सहेलियां भी उसे इस बाबत प्रोत्साहित करती है। इंटर कॉलेज या जिला कंपटीशन की बात हो, प्रेमलता उन्माद हो जाती है और जब जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल होती है तो दिन भर कमेंट्री सुनने में व्यस्त रहती है। मगर असल वजह क्रिकेट है यह भी नहीं कहा जा सकता। असल में कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते बहुत से लड़कों के साथ प्रेमलता की आंखें चार होती है। इस कारण वह अब और भी ज्यादा उत्साहित होती है। लड़के लोग भी प्रेमलता के नयन नक्शे तथा नाक नखरे पर फिदा हो जाते हैं। साथ में कभी कभार सिनेमा देखने जाना आम बात है। उसके लिए प्रेमलता को घर से पैसा लेने की या कहें अपने माँ से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। कॉलेज के लड़कों के जेब साफ करना उसके हाथों की सफाई नहीं कही जा सकती। प्रेमलता की लाल गुलाबी होठों की एक मुस्कान काफी है, क्योंकि अक्सर प्रेमलता न केवल सिनेमा की बॉबी के ड्रेस पहना करती है, ज्यादातर वह लाल रंग की ड्रेस पहनती है और अपनी होठों पर लाल रंग की परत चढ़ाती है, जिससे उसके चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। ऐसे में बहुतों के चहेते बनती चली गई। इस तरह प्रेमलता बहुत से लड़कों के जेब आसानी से साफ करती और जीवन का खूब मजा लेती है। बीते समय के साथ साथ उन लड़कों के साथ रंगलियां मानना आम बात हो गए, जिस पर घर में बहुत से वाद विवाद की स्थिति बनती गई। मगर बहुत से तीखी बातों से प्रेमलता सभी के बोलती बंद करते हुए अपनी जीत दर्ज कराने लगी, जिस पर प्रेमलता बहुत खुश होती है, यह सोचकर कि मैं जो कर रही हूँ, जो मजा ले रही हूँ, ऐसी मजा लेने की किस्मत ना तो किसी को है, ना कि मुझ पर किसी को कुछ बोलने की हिम्मत है। माँ वंदना देवी अपने बच्चों को लेकर परेशान होती है। सोचने लगी, अब मैं निर्मला को कैसे रोक पाऊंगी। प्रेमलता से छोटी जरूर है, मगर वह भी तो बड़े की नक्शे कदम पर चलेगी। अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं बची कि घर की इज्जत को नीलाम होने से रोक सकूं। रिश्तेदार सारे तरह तरह की बातें करने लगे, मगर यह लोग मेरे घर परिवार के विषय में हस्तक्षेप क्यों करेंगे। देवर जी ने तो सीधा सीधा कह दिया, भाभी जी, अगर हम लोग कुछ कहेंगे तो हमें ही 50 तरह के बातों से धोने शुरू कर देंगी। हमारे घर की मान इज्जत तो नीलम हो गई है, उसे बचाने की कोई उपाय नहीं है। आज प्रेमलता की जो दशा है, अगर कभी खेल के मैदान में जाओगी तो पता लगे। रात रात भर बेटी घर से बाहर रहती है, यह क्या कोई सभ्य समाज की परिचय है। कल को ऐसा ना हो कि मुंह काली कर बैठे। देखना, पूरे जीवन भर घर में बिठाकर रखनी होंगी। बड़े के साथ साथ छोटी भी उसी रास्ते पर चलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह तो होती ही है। तुम्हारे बिटिया के पीछे पीछे हमारे बच्चियां भी बिगड़ने लगेंगी। कहेंगे कि जब दीदी ऐसा कर सकती है तो हम पर क्यों रोक लगाती हो। यह तो सच है कि आगे की हल जिस ओर जाती है, पीछे की हल भी उसी के पीछे पीछे जाती है। ऐसे में मुझे डर है कि कल को हमारे घर के सारे बिटियां उसी के पथ पर चलना शुरू कर देंगी। अगर ऐसा ही होती रही तो हम सभी के मुंह पर कालिक पोती जाएगी। हमारे लोग हम पर थूकेंगे, हमें समाज में रहना मुश्किल हो जाएंगे, रास्ते से चलना मुश्किल हो जाएगी। देवरानी कुसुम कहती है, दीदी, मेरे विचार से तो अब के देवर जी ठीक कह रहे हैं। आज कुछ ही दिनों से हम लोग जो देख रहे हैं उसी के आधार पर कह रहे हैं। आप तो घर में नहीं रहते। आज कोई दिनों से देख रही हूँ कि प्रेमलता के साथ लड़के लोग हमारे घर में आने लगे, तब घर पर कोई नहीं रहते। यह लोग हमारे घर में क्यों आएंगे। यह लोग घर के बाहर जो भी करे उसमें अलग बात होती है, मगर लड़के लोग इस तरह से हमारे घर में आए, यह बात तो ठीक नहीं है। हम लोग इसलिए बेटी को कुछ नहीं कहते क्योंकि उनके बात करने की तमीज खत्म हो चुकी है। उन्हें तो केवल हवा में उड़ना है। कल को देखना और विकट स्थिति होगी जो किसी को भी संभालने को मौका नहीं मिलेगी।
वंदना देवी को जो तनख्वाह मिलती है मुश्किल से परिवार चलती है, मगर प्रेमलता के कपड़े लत्ते और चाल चलन से सभी के मन में शंका होने लगी है, उसके कपड़े लत्ते और पैसा कहाँ से आती है, जो अमीर घराने की बेटी भी खर्च नहीं कर पाती। बात जब आगे बढ़ती गई तो एक रोज वंदना देवी अपनी बेटी को इन सब के बारे में पूछने पर बिना किसी हिचकिचाहट के प्रेमलता कहती है, माँ, इन सब लोगों ने हमारी तरक्की पर ईर्ष्या करते हैं, तभी ऐसी बातें करते हैं। ऐसे में वंदना देवी कहती है, मैं उनकी ईर्ष्या की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो यह पूछना चाहती हूँ कि तेरे पास इतने सारे महंगे महंगे कपड़े और सजाने संवारने की चीजों की पैसा कहाँ से आई है, जो अमीर घराने की बेटी भी खर्च नहीं कर पाती। जवाब में बड़े ही तीखा लफ्जों में प्रेमलता कहती है, तुमने नहीं दी तभी तो मुझे दूसरे से लेनी पड़ती है, और अगर दूसरे से ले लिया तो कौन सी पहाड़ टूट पड़ी। तुम्हारे और हमारे जमाने में बहुत फर्क है। आज के समय में कोई घर में दुबक कर बैठे थोड़ी रहती है। अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करने की समय है। तुम तो खामखा इन सब विषय में सोचती हो। यह समाज की बेड़ियां, चार दीवारों की बेड़ियां हम स्त्रियों को गुलाम बनाकर रखती है। उनसे बाहर निकालकर खुला आसमान के नीचे जीवन का मजा लो। पापा जी गुजर गए तो तुमने अपनी जीवन को नीरस बना लिए। जीवन के रंगों को अपने हिसाब से रंग लेने के तरीके सीखने चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा ना करती, अपने जीवन को नीरस बनाने की बजाय आनंद से जीती। तुम तो अपने जीवन को समाज के अग्निकुंड में आहुति दे दी, जो मेरे समझ से तो बेवकूफी है। जीवन में जितना हो खूब आनंद लेना चाहिए, क्या पता कब जीवन खत्म हो जाएगी। ऐसे में जीवन के भरपूर मजा लेना चाहिए, और जो मजा नहीं लेते वह लोग इस तरह के दूसरे की सुख साच्छंद पर अंगुली उठाते हैं। बेटी प्रेमलता की बातें सुनकर एकदम से वंदना देवी को गुस्सा आ गई और गुस्से में आकर बेटी प्रेमलता के गालों पर चांटा मारते हुए कहने लगी, तुझे इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? स्कूल छोड़कर कॉलेज में क्या जाने लगी तो अपनी उसूल, अपनी मर्यादाएं भी भूल गई है। जरा अपने दिमाग लगाकर सोच कर देख कि तू एक लड़की है, लड़का नहीं। कल को तेरे साथ कोई भी अनहोनी हो गई तो तेरी क्या हालत होगी। हमारी जो बदनामी होगी सो अलग बात है, मगर तेरी तो सदा के लिए जीवन बर्बाद हो जाएगी। तू जिसे जीवन के सुख समझ रही है, कल को तेरे लिए दुखदायक के कारण बनेगी। माँ वंदना देवी के इस प्रकार की व्यवहार से प्रेमलता बड़े ही नाराज हो गए, मगर उसके घर के बाकी लोग बहुत खुश हैं कि इतने दिनों के बाद माँ ने प्रेमलता को कुछ तो कही है, मगर प्रेमलता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन अपने हिसाब से कॉलेज में चली गई, मगर शाम को घर वापस आने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड कल्याण के साथ उसके घर में चली गई। कल्याण अपने घर छोड़कर शहर में अपने लिए किराए के कमरा लेकर रहता है। 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक साथ रह लेता है ताकि घर के किराए में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। जो प्रेमलता को भी मालूम है, कल्याण कॉलेज की पढ़ाई के साथ क्रिकेट प्लेयर भी है। ऐसे में प्रायः बहुत से जगह पर खेलने को चला जाता है और अपने शहर के स्टेडियम में तो खेलता ही है। कल्याण के साथ बड़े दिनों से प्रेमलता की बड़ी दोस्ती है। कल्याण घर से पैसा वाला है, जो अक्सर प्रेमलता की फरमाइश वगैरह पूरी करता है। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और अक्सर प्रेमलता कल्याण के कमरे में चली जाती है तो कभी कभी कल्याण प्रेमलता के घर में भी आ जाता है, जो प्रेमलता के चाचा चाची के आंखों में खटकती है। मगर आज माँ वंदना देवी के साथ झगड़ा होने के बाद प्रेमलता कल्याण के कमरे में जाने की निर्णय कर लेती है। प्रेमलता को लेकर कल्याण अपने कमरे में पहुंचने पर उसके कमरे में रहने वाले और लोग भी प्रेमलता को देखकर ललचाने लगे, मगर उसे प्रेमलता नजरअंदाज कर जाती है, जो अक्सर होती है। बातों बातों में प्रेमलता कल्याण को कहने लगी, कल्याण मैं आज घर में नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पर रहना है। जवाब में थोड़ा झिझकते हुए कल्याण कहने लगा, तुम ऐसा क्यों कह रही है? क्या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है? लगता है कि तुमने घर से बगावत करके आई हो। जवाब में प्रेमलता कहने लगी, असल में मेरी स्वतंत्रता पर हमारे घर वाले पाबंदी लगाना चाहते हैं।
जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनके सुनो तो मैं बिल्कुल घर में कैद हो जाऊंगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ पर रहने की मन बनाकर आई हूँ। ऐसे में कल्याण बड़े ही चिंता में पड़ गया और कहने लगा, अरे यह तो बहुत खराब बात है। हम लोग तो यहाँ पर सारे लड़के लोग रहते हैं, मगर तुम यहाँ पर कैसे रह सकती हो? हमारे पास तुम्हें देने को अलग से कमरे या जगह भी नहीं है कि तुम वहाँ पर रह जाओ। ऐसे में तुम यहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुझे लगता है कि तुम कोई गलत निर्णय ले रही हो। तुम्हें रात को अपने घर में वापस चले जाना सही रहेगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।